तो सबको गुड मॉर्निंग एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सम फॉर द डे, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 196। ठीक है, सब लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में आ जाओ, पेज नंबर 196, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस इलस्ट्रेशन नंबर 5, मैं तुम लोग को है ना कुछ नया चीज सिखाता हूँ। ये नया चीज विद अ शॉर्टकट। तो क्या दिख रहा है तुमको स्क्रीन पे, पहले मेरे को बताओ। व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा ना? सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। हाँ तो सर। अभी मैं तुमको है ना कुछ एक चीज सिखाता हूँ। देर इज समथिंग कॉल्ड एज ओवरकास्ट एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज अंडरकास्ट। अभी अगर आपको याद रहेगा तो सदियों पहले हमने सीखा था व्हाट डू यू मीन बाय कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल करना। टोटल करना। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या हो गया कि तुमने गलती से ना ज्यादा टोटल कर दिया। तो अगर आप लोग गलती से ज्यादा टोटल कर देते हो तो उसको बोला जाता है ओवरकास्ट, और अगर आपने कम टोटल कर दिया तो उसको बोला जाता है अंडरकास्ट। तो ये जो हमारा कैश बुक पासबुक में है ना, जब भी हम उसका बैलेंस वगैरह बनाते हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हमने ना गलती से एक का ज्यादा टोटल कर दिया या किसी का कम टोटल कर दिया। तो सर ज्यादा टोटल कम टोटल करने पर कैसे फर्क होगा? रुको, पहले मैं तुमको कुछ चीज सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये मेरा कैश बुक है, कैश बुक है, इसका ये रिसीट साइड है, इसका ये पेमेंट साइड है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरा कैश बुक का जो रिसीट साइड है ये अंडर कास्ट है, अगर कैश बुक का रिसीट साइड अंडर कास्ट है, इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मेरा पेमेंट साइड है ना, ये ओवर कास्ट है। बराबर ना? अभी अगर ये कम है तो इसका मतलब ये ज्यादा है ना। अरे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और संचेता सपोज हम लोग वड़ा पाव खाने को गए, ठीक है, देर आर 5 वड़ा पाव इन अवर प्लेट, उसमें मैं बोल रहा हूँ कि संचेता ने कम खाया। संचेता ने कम खाया तो इसका मतलब ज्यादा किसने खाया? अरे बोलो। आपने आप हाँ, ज्यादा मैंने खाया। तो वैसे अगर ये बोलता है ना कि रिसीट साइड अंडर कास्ट है तो इसका मतलब पेमेंट साइड हो जाएगा ओवर कास्ट। तो ये है ना, ये रूल फॉलो करने के लिए मैं तुमको एक सिंपल सा शॉर्टकट देता हूँ। ठीक है, ये सिर्फ रोशन सर शॉर्टकट, ये तुमको कोई बुक में नहीं मिलेगा। जैसे मैं तुमको स्टार्टिंग में बताया था ना, डू व्हाट इज डन, वैसा इसमें तुम याद रखना। यू शुड ऑलवेज फाइंड, ठीक है, ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट। ठीक है, ये याद रखना। तुमको हमेशा ढूंढना क्या है कि कौन सा साइड ओवरकास्ट है। ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड, एंड राइट इट ऑन द सेम साइड बाय सी रोशन के शेट्टी। ठीक है, तुम बोले सर ये है क्या? ओवरकास्ट मतलब तुमको हमेशा ये ढूंढना है कि कौन सा साइड का ज्यादा टोटल है, एंड आपको वो जो अमाउंट दिया रहेगा ना सम में, वो आपको वो साइड में लिखना हुआ है। ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुमको सीए लेवल में भी है ना बहुत काम आएगा। अगर तुम सीए सीएस वगैरह करते हो तो उसमें ओवरकास्ट अंडरकास्ट का आता है। तो ओवरकास्ट अंडरकास्ट का आने का टाइम स्टूडेंट लोग है ना गड़बड़ कर देते हैं, उसमें गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर नीचे कर देते हैं। तो ये अगर शॉर्टकट तुम याद रखते हो, एंड अगर तुम लोग अपना बुक को रद्दी में नहीं बेचते हो, ठीक है, ये बायट करके रख देने का कि ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। ये जो मैं लिखा है ना, इसको तुम लोग लिख के रखना, ये तुमको काम आएगा। ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे ढूंढने का? ये जब सम आएगा ना मैं तुमको समझाता हूँ। अभी हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। फिलहाल है ना, तुम लोग इसको लिख के रखो, ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। ओवरकास्ट को ना ऐसा बड़े अक्षरों में लिखना, ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। ये जो शॉर्टकट है ये तुमको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये बहुत बहुत अच्छा शॉर्टकट है, मतलब तुमको ऐसा लगेगा अरे कितना सिंपल हो गया मेरा समझ इसकी वजह से। ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड, ये लिख लो पहले। इतना टाइम में लिख के हो गया रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 सम लेते हैं ऐसे। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं ओरली सम बोलता हूँ। देखो, ये मेरा वर्किंग था, ये कैश बुक, ये मेरा पासबुक, रिसीट साइड, पेमेंट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, विड्रॉवल इज डेबिट, एंड ये डिपॉजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड। अगर मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कैश बुक का, ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, मैंने तुमको क्या बोला था? कौन सा ढूंढना है तुमको? क्या बोला था? स्टेटमेंट जरा रिपीट करो ना सब लोग। ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो कैश बुक है इसका रिसीट साइड इज ओवरकास्ट बाय ₹600,
तो ओवर कास्ट बाय ₹600, तो मैं ओवर कास्ट का वैल्यू को ना इधर ही लिख दूंगा, बिकॉज मुझे चाहिए कि कौन सा साइड इज ओवर कास्ट। तो कैश बुक का रिसीट साइड इज ओवर कास्ट, तो कैश बुक का रिसीट साइड में जाके मैं लिख दूंगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि कैश बुक का रिसीट साइड इज अंडर कास्ट बाय ₹500, तो अभी बहुत ध्यान से सुनना, अगर कैश बुक का रिसीट साइड इज अंडर कास्ट है, अगर ये अंडर कास्ट है, तो इसका मतलब ओवर कास्ट कौन सा रहेगा? पेमेंट साइड ओवर कास्ट रहेगा। अरे समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पेमेंट साइड ओवर कास्ट रहेगा, तो आप लोग जाके है ना पेमेंट साइड में जाके लिखोगे। मतलब करना क्या है यहाँ पर कि तुमको सिर्फ ढूंढना है कि कौन सा साइड ओवर कास्ट है, वहां पर जाके लिखना है। किसका टोटल ज्यादा है ढूंढो और उधर जाके लिख दो। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि पासबुक का ये जो विड्रॉवल साइड है इसका ओवर कास्ट है, ठीक है, ये ओवर कास्ट है, तो आप कहाँ लिखोगे? विड्रॉवल में लिखोगे कि डिपॉजिट में लिखोगे? विड्रॉवल में ही लिखोगे, क्योंकि सर वो ओवर कास्ट है तो मैं उसका वैल्यू वही लिखूंगा। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो डिपॉजिट है ये ओवर कास्ट है, तो कहाँ लिखोगे? डिपॉजिट, तो डिपॉजिट में लिखोगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये डिपॉजिट है ना ये अंडर कास्ट है, तो कहाँ लिखोगे? विड्रॉवल में। तो आप लोग विड्रॉवल में लिखोगे। तो मतलब आपको खाली क्या ढूंढना है मन में, जब भी आप लोग सम करोगे तो आपको ढूंढना है कि विच साइड इज ओवर कास्ट, एंड वो अमाउंट आप उसी साइड में जाके लिखोगे। वेरी सिंपल, बस इतना ही तुमको करना है। इतना तुमने अगर एक बार डिटरमाइन कर लिया ना तो तुम्हारा सम विल बी वेरी सिंपल। ऐसा लगेगा तुमको सर कुछ नहीं छीन दिए। तो अभी अगर आप लोग को ये मेरा बात थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया रहेगा ना, तो मैं तुम लोग के सामने एक मिनट, तो तुम लोग के सामने तुम लोग को इधर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 196। तो ये सम है ना, तुम लोग अपने हिसाब से तुमको क्या लगता है उसके हिसाब से वर्किंग नोट बनाओ। मैं तुमको 10 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं ना वापस वो सम सॉल्व करता हूँ वर्किंग नोट के साथ, एंड फिर हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग ने कितना करेक्ट किया एंड कितना रॉन्ग किया। ठीक है, योर 10 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग सॉल्व करें, मतलब इधर उधर कैसे भी गंदे इसमें मत करो, नोटबुक एक अच्छा मेंटेन करो एंड उसके अंदर ही सॉल्व करना। एंड योर 10 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ। शुरू कर देते हैं ये सम का डिस्कशन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, लेट्स रीड। द कैश बुक ऑफ कुणाल showed an overdraft of ₹36,280. तो कैश बुक ऑफ कुणाल showed an overdraft of 36,280. तो ये कौन सा बैलेंस है? ये कैश बुक का बैलेंस है। एंड कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो जरा हम लोग इसमें जाते हैं। ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कोई बता सकता है मेरे को यहाँ पर? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा आएगा सर? कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस रहता है कि क्रेडिट बैलेंस रहता है? डेबिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का कौन सा रहता है? डेबिट रहता है कि क्रेडिट रहता है? क्रेडिट। इट इज क्रेडिट बैलेंस। जो डेबिट बोल रहा है उनका पूरा सम हो गया रॉन्ग। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस इज मेरा क्रेडिट बैलेंस। तो ये 36,280 जो है वो मैं यहाँ लिखेगा, एंड दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। सिंस दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, क्रेडिट साइड विल बी गिवन माइनस साइन, डेबिट साइड का होगा प्लस साइन, यहाँ पर भी डेबिट का प्लस, क्रेडिट का माइनस। ओ माय डियर स्टूडेंट, कितने लोग ने डेबिट लिखा रे? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। अगर नहीं याद है तो पीछे जरा पेज घुमाओ, बुक में तुम लोगों ने लिख के रखा रहेगा, वहां पर जाके एक बार देख लो, देखेगा तो समझ में आएगा। नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये मिस्टेक वापिस मत करना, एक बार हो गया चलता है, इट्स ओके। ठीक है, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑन कंपेयरिंग हिज कैश बुक एंड पासबुक फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। ओके, तो द फर्स्ट डिफरेंस, an amount of ₹18,700 was directly paid into bank by our customer Manish, was not recorded in cash book. तो यहाँ पर एक मनीष करके कोई तो है, उसने हमारे बैंक में 18,700 रुपीज डिपॉजिट किया, लेकिन इस ये एंट्री जो है ये हमने कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया है। तो कोई मुझे बता सकता है दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन व्हिच बुक? डिपॉजिट। परफेक्ट, तो ये मोहक बोल रहे हैं पासबुक डिपॉजिट साइड। एनीवन विद एनी अदर आंसर? कि नहीं सर मेरा अलग आंसर आ रहा है, कोई है क्या? नहीं, तो पासबुक का डिपॉजिट साइड में यहाँ पर आएगा 18,700 रुपीज।
सेकेंड वन, चेक ऑफ रुपीज, देखो इसको अभी बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है, मैं पढ़ के तुमको समझाता हूँ और तुम चेक करो तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर सेम आ रहा है क्या। चेक ऑफ रुपीज 18,900 was deposited in the bank, okay, was collected and credited by bank, मतलब ये चेक हमने डिपॉजिट भी किया, बैंक में पैसा जमा भी हो गया। सर कैसे मालूम पड़ा आपको बैंक में पैसा जमा हो गया? यहाँ पर बोला है was credited by bank, इसका मतलब बैंक में पैसा भी आ गया। but was entered in cash book as 19,800, मतलब ये देखो एक एरर है, ये एक एरर है जो मैंने कैश बुक में कर दिया। एक्चुअली चेक था 18,900 का, लेकिन गलती से कैश बुक में मैंने 19,800 लिखा है। तो इसका कहाँ पर इफेक्ट आएगा? बैंक में जो मेरा पैसा जमा हुआ है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक में जो मेरा पैसा जमा हुआ है दैट इज 18,900, लेकिन गलती से रिसीट में लिखने का टाइम मैंने रिसीट में लिख दिया 19,800। ये समझा क्या सबको इधर तक? किसको भी कुछ भी डाउट? कैश बुक में मैंने मिस्टेक किया है, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि यहाँ पर दिया है was entered in cash book as 19,800, तो कैश बुक का रिसीट साइड में 19,800 आएगा, लेकिन बैंक में करेक्टली रिकॉर्ड हो गया दैट इज 18,900। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में है सर, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो जब तुम लोग इसको कट करोगे तो तुमको यहाँ पर वैल्यू आएगा 900 रुपया। कितने लोग को इसमें डाउट है? सबको समझ में आया क्या? हेलो, समझ में आया सबको? पक्का ना? डाउट नहीं है ना किसी को? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन। ये क्या बोल रहा है देखो, चेक इशूड फॉर सैलरी टू स्टाफ 25,000 ऑन 27 जुलाई। हम लोग कौन सा दिन का बना रहे हैं? हम लोग 31 जुलाई का बना रहे हैं। तो 31 जुलाई से पहले या उस दिन जो ट्रांजैक्शन हुआ वो हमारे वर्किंग में आएगा। तो चेक हमने इशू किया था 25,000 का, बट वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली ऑन 4th of August, मतलब बैंक में वो 4th of August को निकल गया है। तो अभी मुझे बताओ, ये चेक तो हमने इशू किया है, लेकिन बैंक में बाद में पैसा गया है, तो एज ऑन 31 जुलाई बैंक से पैसा गया नहीं। तो ये कैश बुक में हम लोग कहाँ लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बताओ बताओ। क्रेडिट साइड। तो ये क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम लोग को गए 25,000, बिकॉज ये चेक हमने दिया हुआ है, लेकिन बैंक से 31 of July, हमारा डेट इज 31 of July, 31 of July को बैंक से पेमेंट नहीं गया है, तो ये हम लोग लिखेंगे पेमेंट साइड में। एनीवन विथ एनी अदर डाउट, डिफिकल्टी? अगर तुमको लग रहा है नहीं मेरा आंसर अलग है, कोई है क्या तो बोलो। नहीं है? चलो ठीक है। फोर्थ वन, फोर्थ क्या बोल रहा है? कैश रुपीज 20,000 विड्रॉन फ्रॉम ATM फॉर ऑफिस यूज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बताओ अभी मेरे को, ये दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन विच? पासबुक विड्रॉल साइड। तो पासबुक विड्रॉल साइड में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 20,000 रुपया। नेक्स्ट, अभी देखो ये जो हम लोग सीखा, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज ओवरकास्ट। रूल था ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, तो आई विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट साइड मतलब होता है रिसीट साइड, सो आई विल राइट दिस वैल्यू ऑन द रिसीट साइड ऑफ माय कैश बुक। क्लियर? कितने लोग को ये रॉन्ग आया? एनीवन जिसको ये रॉन्ग आया सर मैं गलत कर दिया? एनीवन? नहीं, सबको राइट है? चलो गुड, आगे करते हैं। सिक्स्थ वन, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड अवर ऑफिस रेंट रुपीज 19,500। बैंक पेड अवर ऑफिस रेंट 19,500, मतलब ये पैसा कहाँ से गया रहेगा? कैश बुक से गया रहेगा कि पासबुक से गया रहेगा? पासबुक पासबुक से गया रहेगा। अभी बैंक पे कर रहा है, इसका मतलब मेरा पैसा जा रहा है ना, तो पासबुक का कौन से साइड में लिखूं मैं? विड्रॉवल। पासबुक का विड्रॉवल साइड में जाके मैं लिखूंगा 19,500, तो यहाँ पर आएगा 19,500। नेक्स्ट, 7th, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक। कलेक्टेड बाय बैंक मतलब मेरे बैंक में पैसा जमा हुआ, ठीक है, मतलब डिपॉजिट्स में आएगा। कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक 3750 ऑन आवर बिहाफ वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बताओ, कमीशन कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में पैसा आया लेकिन मैंने कैश बुक में नहीं लिखा, तो इसका मतलब दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन व्हिच बुक? डिपॉजिट। पासबुक। विच साइड? डिपॉजिट साइड में आएगा 3750। इसके साथ हमारा फर्स्ट सम फॉर टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। कितने लोग को ये सम पूरा राइट आया? पूरा राइट सर? हाँ सर आया। स्टार्टिंग का राइट आया। ओके ओके, राइट आया ना? तो ये स्टार्टिंग का देखो, ये जो ओपनिंग जो रहता ना, इसमें ना मिस्टेक मत करो। ये मिस्टेक करेगा ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा सम में। वो ध्यान से देखो, दो इसमें ये लेसन में है ना 3 चीज खाली याद रखना है। एक तो
कि बैलेंस कौन सा रहता है, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब क्या, ये एक चीज याद रखना है। फिर डू व्हाट इज डन, एंड तीसरा चीज है ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। बाय हार्ट करने के नाम पे ना यही 3 चीज है। तो ये 3 चीज अगर तुम लोग ने अपने दिमाग में फिट कर दिया तो दिस सम इज वेरी सिंपल। ठीक है, चलो ये वर्किंग बना लो सब लोग। अगर गलत रहेगा तो उसको रेक्टिफाई कर लो, जो मिस्टेक तुमने किया है उसको वापस मत करना। कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई मुझे बता सकता है कैसे स्टार्ट होगा? स्टार्ट कैसे करते हैं सम को हम? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हाँ, क्रेडिट। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, वेरी गुड। तो ये मेरा मेन सोल्यूशन, मैं इधर लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक या बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, एंड ब्रैकेट में लिखूंगा क्रेडिट। एंड ये अमाउंट कहाँ लिखूंगा मैं? ये अमाउंट में लिखूंगा बाहर के आउटसाइड वाले कॉलम में, बाहर वाले कॉलम में लिखूंगा मैं, दैट इज 36,280। तो 36,280। फिर उसके बाद में सारा ऐड आइटम्स लिखूंगा। फिर ऐड आइटम्स में कौन कौन है? ऐड में है ये 900 है, फिर बाद में 100 है, फिर उसके बाद ये 20,000 है, ये 19,500 है। ठीक है, तो कर देते हैं चलो साथ साथ में। तो ये 900 वाले का कैसे लिखेंगे हम, उसके लिए हमको चाहिए क्वेश्चन। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो मैं इधर लिखूंगा फर्स्ट चेक डिपॉजिटेड but not credited, 900 inner column. Second, next कौन सा है प्लस में? 20,000, फोर्थ ट्रांजेक्शन। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम एटीएम नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश withdrawn from ATM not recorded in cash book, 20,000। उसके बाद थर्ड, नेक्स्ट प्लस में कौन सा है? नेक्स्ट प्लस में है 100 रुपीज, फिफ्थ वन। तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट, लिखो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट 100। फिर उसके बाद फोर्थ आइटम उसका नेक्स्ट ही है, बैंक पेड ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट पेड बाय बैंक 19,500। फिर ये सबका टोटल ये आएगा 1,000, दैट कम्स टू 40,500। 4,500। बराबर, मैंने भी करेक्ट किया। तो 4,500 प्लस हम करेंगे 36,280, दैट गिव्स मी 76,780। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सब लेस वाला आइटम। तो लेस में कौन कौन है? लेस में फर्स्ट है 25,000, नहीं ये देखो 18,700 फर्स्ट है, तो 18,700 से स्टार्ट करेंगे। द अमाउंट और डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ओके। तो यहाँ पर आएगा डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, दैट इज 18,700 रुपीज। फिर उसके बाद सेकेंड, नेक्स्ट है 25,000 वाला अमाउंट, 25,000 वाला ये चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैं इधर लिखूंगा चेक इशूड but not presented for payment, check issued but not presented for payment 25,000। and फिर लास्ट लेस वाला आइटम इज 3,700 वाला, commission collected by bank not recorded in cash book,
commission collected by bank not recorded in cash book. 3750. तो इसका टोटल में ब्रैकेट में डाल देगा. इसका टोटल कितना आता है? 700 और 50 47,450 आता है क्या? एक बार चेक कर लो. हाँ सर. फिर ये माइनस करने के बाद मेरे को आंसर आएगा 29,330. तो सिंस से आंसर मेरा पॉजिटिव में आ रहा है, लास्ट में तो मेरा वही बैलेंस आएगा, दैट इज बैलेंस एज पर पासबुक. फिर मैं यहाँ पर क्या चेक करूंगा? ये आंसर चेक करूंगा. ये मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो मैंने स्टार्टिंग क्रेडिट से किया था, तो मेरा एंड डेबिट से होएगा. अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता तो अगर स्टार्टिंग मैंने क्रेडिट से किया तो मेरा आंसर भी क्रेडिट ही आएगा. बस ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है. चलो ये सम हो गया. इसमें किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो, नहीं है तो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 5 फर्स्ट सम फॉर द डे फिनिश हो गया. तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सम फॉर द डे. तो ये इलस्ट्रेशन 5, देखो सेम आंसर हमारा भी यही आया. ठीक है. द सेकंड सम फॉर द डे विल बी ये इलस्ट्रेशन नंबर 6. तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 इज द सेकंड सम फॉर द डे, पेज नंबर 197. उसके बाद में वाला ही सम है. तो ये सम करने के लिए भी अगेन आई एम गिविंग यू ऑल 10 मिनट्स का टाइम. तुम अपना दिमाग लगाओ एंड बताओ मेरे को क्या आंसर आता है. अभी आगे का सम्स में ना मैं खाली वर्किंग करके तुमको देगा, वो मेन सर 198 है. 198 है. ओ आई एम सो सॉरी. तो 198 मैं देख रहा था तुम लोग का ध्यान है कि नहीं. तो 198 है इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 10 मिनट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं 10 मिनट दूंगा. तुम उसके पहले किया तो भी वेल एंड गुड, उसके बाद में किया तो भी इट्स ओके, लेकिन 10 मिनट का टाइम इज तुम्हारा. करो. मैं हो गया रहेगा. तो जरा देखते हैं कैसे करना है ये सब. इलस्ट्रेशन नंबर 6, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो टू फाइंड आउट द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर ऑन 31 अक्टूबर 2018. मतलब 31 अक्टूबर 2018 का हमको करना है. तो फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, पासबुक ऑफ मिस्टर भुवनेश्वर शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस. देखो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर तुमको याद रहेगा, थोड़ा भी याद रहेगा, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक. तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक विल बी रिटन हियर 53,970. दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट. तो ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव. ये सब इधर ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा. तो ये है मेरा फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन. फिर आ जाओ सेकंड में. बैंक wrongly credited Mr. भुवनेश्वर अकाउंट बाय ₹17,070. बैंक wrongly credited. देखो यहाँ पर हम लोग है ना रेक्टिफाई नहीं कर रहे. बैंक ने क्रेडिट किया, हम भी करेंगे. डू व्हाट इज डन. तो यहाँ पर आएगा 17,070. इसका मतलब गलती से ना किसी और का पैसा बैंक ने ये भुवनेश्वर के अकाउंट में डाला. अच्छा नसीब वाला इंसान है. ठीक है, किसी और का पैसा इसके अकाउंट में आ रहा है. थर्ड वन, bank paid annual subscription to Chamber of Commerce ₹60,000 on Mr. Bhuvneshwar standing order, which was not recorded in cash book. So not recorded in cash book मतलब this will be recorded in passbook only. Since bank is paying the amount, it will be recorded on which side? बताओ कौन से साइड में लिखोगे? Withdraw. Perfect. Withdrawal साइड में लिखोगे. यहाँ पर 6 आ जाओ. Very good. Next आने दो 4. सर हाँ बोलो. स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब? स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब मैंने पहले ही बैंक को ऑर्डर देके रखा था कि तुम लोग पेमेंट करना. उसको बोलते हैं ईसीएस फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. इसमें क्या होता है मान में, अभी एग्जांपल तेरे को है ना महेश में फीस भरना है, तो महेश में एक ऑप्शन ईसीएस का भी होता है. ईसीएस मतलब एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म में तेरे को भरना रहता है कि महेश का नेक्स्ट 5 मंथ्स 10,000 रुपीज बैंक को पे करने के लिए तुम लोग ऑर्डर देते हैं फॉर्म में लिख के. तो बैंक वाला ना साइन मार के देता है
और तुम्हारे अकाउंट से है ना वो ऑटो डेबिट होते जाएगा। ऑटो डेबिट मतलब अपने आप वो दिन पे है ना तुम्हारा अकाउंट से पैसा माइनस होते जाएगा। समझ में आया क्या? अभी एग्जांपल तू लोन लेती है बैंक से, तो लोन का जो रीपेमेंट होता है ना वो सब ईसीएस से ही होता है। मतलब तेरे को हर महीना जाके बैंक में जमा नहीं करना होता, तेरे बैंक के अकाउंट में से उतना पैसा डिडक्ट होते जाता है। उसको बोलते हैं ईसीएस फैसिलिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या सर्विस। ठीक है, उसमें से वो पैसा डिडक्ट होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि मैंने बैंक को पहले ही बोल के रखा है, मतलब ऐसा कुछ फॉर्म वॉर्म भर के दिया रहेगा कि एवरी मंथ मेरे अकाउंट में से इतना इतना डिडक्ट होते जाओ। यहाँ पर तो मैं एनुअल सब्सक्रिप्शन भर रहा हूँ, साल का सब्सक्रिप्शन भरा है चेंबर ऑफ कॉमर्स का। समझी क्या? ओ पाटिल। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट। तो पेमेंट साइड वाज अंडर कास्ट, तो पेमेंट साइड वाज अंडर कास्ट, तो पेमेंट अंडर कास्ट है तो इसका मतलब रिसीट ओवर कास्ट है। तो ₹350 में लिखूंगा रिसीट साइड में। ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवर कास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। फिफ्थ वन, ये साक्षी को नहीं आ रहा था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक। चार्ज मतलब बैंक ने ना हम लोग से पैसा लिया है, मतलब बैंक ने डेबिट किया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है, उसका बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया है, दैट इज 1530। इसका मतलब ये 1530 मेरा विड्रॉवल वाले कॉलम में आएगा, क्योंकि इतना अमाउंट मेरे पास से जा चुका है। इतना याद रखो, चार्ज का मतलब होता है बैंक हमसे पैसा लेता है, मतलब ये विड्रॉवल में आएगा। अगर बोलेगा ना कलेक्टेड, बैंक कलेक्टेड, तो मतलब वो डिपॉजिट में आएगा। चार्ज मतलब मेरे पास से पैसा गया, कलेक्टेड मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया। सिक्स्थ वन, कैश डिपॉजिट ऑफ ₹23,000 ऑन 31st October 2018 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। बोलते पासबुक में नहीं है, लेकिन हमने कैश डिपॉजिट किया था। कैश डिपॉजिट किया था मतलब मेरे पास पैसा आया ना, तो कैश में रिसीट साइड में लिखूंगा 23,000। क्या ये पासबुक में आया हुआ है? ये पासबुक में नहीं आया हुआ है। पासबुक में इसलिए नहीं आया क्योंकि इधर बोल रहा है ना कि पासबुक में उसने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो तुम भी मत करो। लास्ट वाला, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी ये तो एकदम बचपन है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट क्या था? अमाउंट भूल गया। अमाउंट क्या था? अमाउंट इज 40,000। कोई बताएगा कहाँ लिखने का? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पेमेंट साइड कैश पासबुक का पेमेंट साइड। वेरी सिंपल। बोलो कितने लोग को ये सम राइट आया? सर हम लोग ने हाँ पढ़ा। सर सर मैंने हाँ सर। सर हाँ बोल दे, बोल क्या मिस्टेक किया? मेरे को राइट आया, लेकिन वो जो 350 है ना, मैंने दोनों साइड लिखा है। रेसिप्ट में नहीं भी रे, लिखा। दोनों साइड नहीं, सिर्फ एक ही साइड लिखने का। जो साइड ओवरकास्ट रहता ना उसी साइड में लिखने का। जो साइड ओवरकास्ट रहेगा वो साइड में लिखने का। इधर उसने क्या बोला तेरे को? पेमेंट साइड कम है। पेमेंट साइड कम है तो ज्यादा कौन सा है? रिसीट ज्यादा ना, तो रिसीट में जाके लिख दो। मैंने दोनों साइड लिख दिया। नहीं, ये बहुत सिंपल शॉर्टकट है, क्योंकि इसमें ना ओवर अंडरकास्ट ओवरकास्ट में ना बहुत घुमा घुमा के भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ये याद रखा ना, तो कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आन दो, तुम लोग हमेशा राइट ही करके आएगा। मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो ये वर्किंग नोट तो अभी ये सम तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या खुद से? लिखने का काम हाँ सर। कर लो, चलो कर लो। और सर जैसे इधर फर्स्ट स्टेटमेंट आया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो उसका एंडिंग स्टेटमेंट क्या आएगा? एज पर कैश बुक बैंक हाँ, बैलेंस ओवरड्राफ्ट। एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट नहीं लिखने का, ऐसा लिखने का बैलेंस एज पर पासबुक। देख मैं तेरे को लिख के बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। इधर ही नीचे रहेगा। तो देख इधर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा है ना, तो तेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखने का जरूरत नहीं है। तू एक ही ऑर्डर फॉलो कर। तो ऐसे लिख सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक एंड ब्रैकेट में डेबिट। फिर तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करेगा। अभी तेरा अगर फाइनल आंसर जो आता है, ठीक है, वो मेरा क्या आएगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा तो मेरा नीचे आंसर क्रेडिट में आएगा। अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है तो नीचे मेरा ब्रैकेट में डेबिट रहेगा। समझा क्या मोहक? हाँ सर ठीक है। हाँ, ये है ना, ऐसे ही लिखने का हमेशा। बैलेंस एज पर यही तरीके में लिखो। या तुमको एडिशन करना है तो बैंक बैलेंस एज पर लिख सकते तुम, या फिर खाली बैलेंस एज पर लिख सकते तुम, लेकिन ऐसे ही लिखना। एंड डेबिट है कि क्रेडिट है ना, आगे ब्रैकेट में डालो। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऐसा स्टार्ट मत दो, क्योंकि उसमें ना फिर कभी कभी कंफ्यूज होएगा, तुम गलत लिख के आ सकता है। तो यही करो, इसमें कोई टेंशन नहीं। एक जैसा करेगा ना तो तुम्हारा रॉन्ग होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, सर। कर लो, खत्म करो सम। और बाद में तुमको वेरीफाई करना है तो देखो ये जो सम है ना, उसका नीचे ही उसका सोल्यूशन भी है। तो एक बार तुम वेरीफाई कर सकते हो कि क्या आंसर आया। तुम्हारा आंसर और नीचे वाला आंसर सेम आ रहा है।
ठीक है, करो चलो। तो नेक्स्ट सम करते हैं, दैट इज सम नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 करने के लिए फिर मैं तुमको देता हूँ 10 मिनट्स का टाइम। ठीक है, मैं तुमको जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है, 11 o'clock तक का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या बीच में वो 20 मिनट का ऐसा ब्रेक वेक नहीं लेता ना, तो कंटिन्यूस लेक्चर चालू रहता है। तो मैं तुमको एक हाफ एन आवर जल्दी छोड़ देगा, 2.5 आवर बस हो जाएगा, मोर देन इनफ। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 करो, 10 मिनट का टाइम देता हूँ, आराम से सॉल्व करो। पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उसमें ना अच्छा समय है, ध्यान से पढ़ो, इसमें तुमको बहुत कुछ चीज मिलेगा नया नया। पढ़ लो सर आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 7। थोड़ा अच्छा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करते हैं, मैं एकदम आराम से तुमको समझाऊंगा, तो कोशिश करो समझने का। On 31st March 2018, the bank passbook of Mr. Rajiv showed a credit balance of rupees 6,300. तो पासबुक showed a credit balance of 6,300. तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक है। तो मैं यहाँ जाता हूँ मेरा वर्किंग में। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक मतलब किधर लिखेगा तुम लोग बताओ? डिपॉजिट साइड। तो 6,000 यहाँ पर आएगा। तो ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये माइनस हो गया, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से करते हैं। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नाउ माय डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक फॉर कलेक्शन? बैंक फॉर कलेक्शन मतलब है, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मीनिंग होता है चेक डिपॉजिटेड। So check deposited 85,000 on 25th of March, but check of rupees 60,000 was only cleared before 31st of March. मतलब हम लोग 31st मार्च का डेट पे बना रहे। तो 31st मार्च के पहले क्या क्या हो गया, हमने चेक डिपॉजिट किया था 85,000 का। तो जब हम चेक 85,000 का डिपॉजिट करेंगे तो हम लोग रिसीट साइड में तो लिख देंगे 85,000, लेकिन उसमें से सिर्फ 60,000 का चेक बैंक में क्लियर हो गया। तो रिसीट है ना, ये रिसीट है, इसका मतलब 60,000 का अमाउंट ही बैंक में क्लियर हो गया। तो ये डेबिट है, वो क्रेडिट है, तो ये दोनों को कट कर देंगे हम। तो इसका मतलब 25,000 रुपीज का चेक ऐसा है जिसको मैंने डिपॉजिट तो किया, लेकिन वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं, या इट इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। ये समझा क्या सबको? फर्स्ट ट्रांजैक्शन हाँ सर। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, ये सेकंड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग स्टाइल में लिखा है इसने। देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द चेक इशूड 58,500, check of rupees 48,500 was not presented for payment before 31st March 2018. तो चेक कितना इशू किया आपने? 58,500 का चेक इशू किया। तो यहाँ पर आएगा 58,500। और वो बोल रहा है उसमें से 48,500 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब 48,500 का क्लियर नहीं हुआ। तो 10,500। हाँ परफेक्ट, 48,500 का क्लियर नहीं हुआ का मतलब है कि सर सिर्फ 10,000 का चेक क्लियर हुआ है। तो ये जब तुम कट करोगे तो 58 एंड 10 माइनस होएगा, तो यहाँ पर बचेगा 48,500। तो ये जो सम है, ये दो तरीके से आप कर सकते हो। एक जो मैंने अभी किया, या तुम लोग सिर्फ इतना ही ले सकते हो कि चेक ऑफ रुपीज 48,500 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो ये नहीं करने का। हम लोग जैसे क्या, ये 58,500 का चेक दिया था सर, 48 का क्लियर नहीं हुआ। 48 का क्लियर नहीं हुआ का मतलब क्या कि 10 का क्लियर हुआ है। तो 10 का क्लियर हुआ तो विड्रॉल में 10,000 दिखेगा। तो ये डेबिट क्रेडिट है तो दोनों कट होंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट में मेरे को 48,500 मिलेगा। सबको समझ में आया क्या ये मैंने क्या किया है? हेलो हाँ सर। ओके, वेरी हाँ गुड, सर, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ये नेक्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी तुमको लास्ट टाइम में बताया था, याद है? बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब हमेशा क्या समझने का? चेक समझने का। A check of rupees 4,000 discounted मतलब deposited. A check of rupees 4,000 deposited into bank was dishonored on 30th of March. The intimation of the same was received on 5th of April. बोलते हमने एक चेक डाला था, डिपॉजिट किया था 4,000 का। तो जब तुम चेक डिपॉजिट करोगे तो मैं रिसीट साइड में लिखूंगा। और मैंने तुमको लास्ट टाइम सिखाया था, जब भी चेक बाउंस होता ना तो विड्रॉल में भी लिखते हैं, डिपॉजिट में भी लिखते हैं। मतलब चेक तो बाउंस हुआ था, लेकिन हमको जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका चेक बाउंस हुआ है वो हमको कभी दिया गया था? अप्रैल 4 को। तो चेक जब बाउंस होएगा तो पासबुक में तो दोनों तरफ आ जाएगा।
लेकिन मैं रिवर्स एंट्री कभी मारेगा? याद है तुमको कैश बुक में हम करते थे, तो मैं बोला था चेक बाउंस हो तो ऑपोजिट साइड में लिखने का। हाँ तो वो हाँ ऑपोजिट साइड में मैं कब लिखूंगा? जब बैंक मेरे को इन्फॉर्म करेगा कि आपका चेक बाउंस हुआ है। कभी भी चेक बाउंस होता है ना, तो बैंक से आपको फोन आता है कि आपका ये अमाउंट का चेक बाउंस हुआ है, या फिर आपको ना एक मैसेज आता है कि आपका ये चेक का बाउंस हुआ है, और आपको एक इंटीमेशन एक पेपर में रहता है। अभी कभी चेक बाउंस हो रहेगा ना, तो पेपर में आपका चेक लगाए रहते हैं लोग, और पीछे ना रीजन फॉर डिसऑनर लिखा रहता है। तो वो जो है ना रीजन, वो मेरे को कभी मालूम पड़ा, वो मुझे पता चला ऑन 5th of April। तो वो मुझे जब पता चलेगा ना, तो मैं पेमेंट में लिखूंगा, लेकिन अभी तक तो मेरे को वो पता नहीं चला। लेकिन बैंक में जब डिसऑनर होता है, तो बैंक विड्रॉवल में भी लिखता है, डिपॉजिट में भी लिखता है, तो ये दो कट हो जाएगा। तो मेरा आंसर खाली है डिपॉजिट में, यही पर आएगा। अभी तुम्हारे मन में आएगा सर ये डेबिट और ये क्रेडिट को काटू चलेगा क्या? हाँ काटो चलेगा, लेकिन तुम्हारा आंसर डेबिट में ही बचेगा, या तो ये वाले डेबिट में बचेगा, या तो रिसीट वाले डेबिट में बचेगा। एंड डेबिट का साइन सेम ही रहता है, मालूम है ना तुमको? अगर इधर डेबिट में प्लस रहेगा, तो विड्रॉल का डेबिट को भी प्लस ही साइन दिया जाता है। तो वैसा है, तो इसके लिए ये ऐसा होता है। तो जब भी चेक बाउंस होता है, तो बैंक में दोनों तरफ लिखा जाता है। याद है क्या लास्ट लेक्चर बताया था मैं, एक साइड लिखेगा, अगर खाली विड्रॉल में लिख रहा हूँ मैं, तो उसका मतलब हो गया कि मेरे बैंक से पैसा गया। एंड खाली डिपॉजिट में लिख रहा हूँ, तो उसका मतलब हो गया मेरे बैंक में पैसा आया, जबकि मेरे बैंक से पैसा जा भी नहीं रहा है, एंड मेरे बैंक में पैसा आ भी नहीं रहा है। तो बैंक दोनों तरफ लिखता है, सो दैट आपको पता चले कि आपका एक चेक बाउंस हुआ। नेक्स्ट, तो ये फर्स्ट 3 हमारा हो गया। फोर्थ वन, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउड बाय बैंक अपीयर ट्वाइस इन कैश बुक। अलाउड मतलब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, तो अलाउड बाय बैंक मतलब बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया है, मतलब डिपॉजिट में मेरा दिखता रहेगा 820 रुपीज। लेकिन कैश बुक में मैंने क्या किया, 2 बार लिखा उसको। मतलब मैं क्या लिखा मन में, 16,040 लिखा, नॉट 16,040, 1640। तो ये देखो डेबिट क्रेडिट है, तो यहाँ से कट हो जाएगा, एंड यहाँ पर बचेगा 820 रुपीज। ये राइट है सबको? ये इजी था, ये राइट है क्या? हेलो, अरे मेरे को कभी कभी लगता हाँ, है हाँ। मेरा नेट बंद हुआ है, मैं नहीं तो फिर सर मेरे एक को चीज लगेगा। पूछूं? हाँ बोलना बोलना। सर जैसे भी आपने क्या किया, डिपॉजिट पे आपने क्रेडिट में 820 लिखा और रिसीट में भी हाँ, 1640 करके उसको 820 काटा। अगर बराबर। हम डायरेक्टली रिसीट के अंदर जाके 820 लिखे तो? हाँ चलेगा चलेगा। अरे ये तेरा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट तू कैसे भी बना, इट इज योर चॉइस, लेकिन तेरा मेन आंसर राइट आना चाहिए। समझा क्या? अभी तो हाँ ये सर। 1640 लिखने के बाद 2 बार 820 भी लिख सकता है, फिर उसमें से 120 कट भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। मेथड तो ठीक है कुछ भी सर। यूज कर, तेरा फाइनल आंसर शुड बी राइट। चलो, तो ये हमारा फर्स्ट 4 हो गया। अभी आते हैं 5th वन। पासबुक का डेबिट साइड वाज ओवरकास्ट। तो पासबुक का डेबिट साइड मतलब विड्रॉवल साइड होता है, एंड मैंने बोला था ऑलवेज फाइंड विच साइड इज ओवरकास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड। सिंस डेबिट साइड इज ओवरकास्ट, आई विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड इटसेल्फ। वेरी इजी, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। चेक रिसीव्ड फ्रॉम, अभी मेरे को इसका आंसर कौन देगा ना, मेरे को वो देखने का। पहला मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश ₹4250 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किया, वाज नॉट येट कलेक्टेड। नॉट येट कलेक्टेड मतलब बैंक में नहीं आया, ठीक है, बैंक में नहीं आया, बैंक में अमाउंट नहीं आया हुआ है। द एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। बताओ किधर लिखूं? दिस एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन विच बुक? मोहक का एक आंसर है, मोहक रुक जा। एनीवन एल्स? receipt नहीं आएगा। Receipt. एल्स बुक रिसीट। नो एंट्री। अच्छा ओके, कोई नो एंट्री भी चिल्ला रहा है। कौन था नो एंट्री चिल्लाने वाला? सोहन। सोहन। सोहन नो एंट्री चिल्ला रहा है, मोहक नो एंट्री चिल्ला रहा है, बाकी लोग कैश बुक रिसीट साइड बोल रहे हैं। नो एंट्री वाला जरा बताओ रे, क्यों नो एंट्री आएगा? क्योंकि सर कैश उसने बुक है। कैश कॉलम बोला ना, तो कैश कॉलम दोनों है, पेमेंट और रिसीट। अगर दोनों में लिखोगे तो कैंसिल कैंसिल होके जीरो हो जाएगा। मैंने नहीं ये देखा। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मतलब ये नहीं। तू कैश हम लोग को कॉलम, हाँ बोल। बैंक कॉलम से कंसर्न है ना, कैश परफेक्ट, कॉलम से फर्क नहीं पड़ एकदम रहा है। परफेक्ट आंसर सोहन, एकदम कड़क। ठीक है, अभी बाकी लोग जिनका समझ में नहीं आया, मैं तुमको समझाता हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये सम पे आते हैं। तो देखो ये भाई साहब ने किया क्या है। अगर आपको याद है कैश बुक, थोड़ा बहुत भी याद रहेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कैश बुक का डेबिट साइड, ये कैश बुक का कैश कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। तो ये क्या बोल रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश, तो मैंने इधर लिखा टू आकाश, और मैंने क्या कर दिया मन में, क्या ये कैश कॉलम में लिखा। समझा सबको क्या किया मैंने? ये मैंने ना कैश कॉलम में लिख दिया। अभी मुझे बताओ, जब मैं ये वर्किंग बनाता हूँ, तो whenever I talk about the cash book, तो I'm talking about which column of cash book? Bank. Only bank column। तो मुझे बताओ ना, इधर बैंक कॉलम में कुछ लिखा क्या मैंने? बैंक कॉलम में कुछ लिखा क्या मैंने? बैंक कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं है सर।
तो मैंने बैंक कॉलम में कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब मेरा कैश बुक का रिसीट साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा, एंड पासबुक में भी नहीं आया हुआ है। कैसे नहीं आया हुआ? इधर बोला ना सर इट इज नॉट कलेक्टेड, तो ये जो एंट्री है ना इसका आएगा नो एंट्री, कुछ नहीं करेगा तुम, मतलब नो इफेक्ट, किधर भी नहीं लिखेगा तुम बोले सर कैश बुक में लिखा है ना, अरे कैश बुक में लिखा है लेकिन कैश कॉलम में लिखा है ना, ये वाले कॉलम में लिखा है, देखो ना हम लोग जो कर रहे थे, ये कैश कॉलम में लिखा है, लेकिन मुझे कैश कॉलम चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम में कुछ लिखा है क्या उसने? बैंक कॉलम में उसने कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। ये सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुमको याद रहेगा तो लेसन शुरू होने का टाइम में मैंने बोला था तुमको, whenever I am talking about cash book, I am only talking about bank column of cash book. I am not concerned with cash column. कैश कॉलम में क्या लिखा है, कितना लिखा है, मेरे को उससे कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध किसके साथ है? सिर्फ बैंक कॉलम के साथ है। ओ माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया क्या हाँ सबको? समझा हाँ समझा सर समझा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, और चाहिए तो ना उधर पेंसिल में आजू बाजू में लिख के रखो, कैश कॉलम में लिखा हुआ है, वो वर्ड को अंडरलाइन करो, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। तो इट इज रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम एंड नॉट इन बैंक कॉलम, हेंस नो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसा अपने ओन वर्ड्स में हिंदी, मराठी, गुजराती, जो लैंग्वेज तुमको आता है वो लैंग्वेज में लिख के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही है ना एग्जाम में वो लोग क्वेश्चन डालते हैं कभी कभार, ताकि तुमको थोड़ा कंफ्यूज करो, क्योंकि हम लोग कैसा पढ़ते हैं, ऐसा लिखता है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम आकाश डिपॉजिटेड वाज नॉट कलेक्टेड, द एंट्री वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। समझो, कैश कॉलम पे हम लोग यही नहीं देते हैं, मतलब वो एम्फसाइज ही नहीं करते, तो उसके वजह से फिर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो टर्म कैश है, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम में लिखा है, इसलिए हम लोग उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट, 7th वन, a bills payable amounting to rupees 8700 was paid by bank has not been recorded in cash book. Paid by bank मतलब whenever bank pays, तो बैंक कहाँ पर से पे करेगा, which column? Paid by bank मतलब कौन से कॉलम में लिखूं, बोलो ना? Withdrawal. Withdrawals. तो विड्रॉल में लिखो 8700। नेक्स्ट लास्ट वाला, Mr. Aditya, our customer, directly deposited 1700 into our account through NEFT. मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में उसने 17,000 भर दिया, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके गुड, तो उसने हम लोग को पैसा दिया है, तो बताओ कहाँ पर आएगा? वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, विड्रॉल ये Deposits. भाई साहब, Deposit. पैसा आया तेरे अकाउंट में, तू विड्रॉल बोल रहा है? सॉरी हाँ तो अरे सॉरी, गलत हो जाएगा ना सब, तो ये डिपॉजिट में आएगा यहाँ पर 17,000। समझ में आया? तो देखो ये सब में अगर तुम मेरे को पूछेगा ना सर इसमें अच्छा क्वेश्चन कौन सा है, तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 6 में बोलूंगा, एंड बाद में ये सेकंड वाला बोलूंगा। सेकंड वाला इनडायरेक्टली बोला है उसमें कैसे करना है बोल के, ठीक है। तो वेरी सिंपल, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, एनीवन हैज एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? हाँ बोलो बोलो। थर्ड वाला फिर से समझो। थर्ड वाला फिर से समझाओ। देखो ये क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द चेक इशूड 58,000, देख ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, ध्यान से सुन। तूने 58,500 थर्ड ओ आई एम सो सॉरी, तो थर्ड। तो ये देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज को मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था चेक ट्रीट करने का, चेक, ठीक है। तो ये चेक मैंने डिपॉजिट किया है और वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? चेक बाउंस होता है। लेकिन बैंक ने हमको कभी इन्फॉर्म किया, 5th ऑफ अप्रैल को इन्फॉर्म किया कि आपका चेक बाउंस हुआ है। तो मैं किधर लिखूंगा, मैं सिर्फ डिपॉजिट में लिखूंगा ना अमाउंट। ये चेक में आया तो डिपॉजिट में लिखेगा, बाउंस हुआ मतलब बैंक में दोनों तरफ आएगा। देखो इधर है ना तुम्हारे पास ऑप्शन है, देख मैं रेड में लिखता हूँ, इसका है ना 2 तरीके का आंसर तू लिख सकती है। मैं रेड कलर में लिख के तेरे को दिखाता हूँ। एक तरीका है कि मैं यहाँ पर लिखूं 4,000 और बैंक में कुछ ना लिखूं, कि डिसऑनर हुआ ना तो बैंक में किधर भी नहीं आया। ये वन वे ऑफ आंसरिंग है, ठीक है, तेरा आंसर सेम ही आता है। दूसरा तरीका है कि प्रैक्टिकली जैसा होता है, सर मैंने जब चेक डाला रहेगा तो कैश बुक का तो मैंने रिसीट में लिख दिया रहेगा, और ये बैंक में डिसऑनर हो गया तो बैंक ने तो दोनों तरफ लिख दिया रहेगा कि डिसऑनर हुआ है, तो ये दोनों कट हो गया। तू दोनों मेथड में से कोई भी मेथड सिलेक्ट कर, तेरा आंसर सेम ही आएगा। और इंटीमेशन नहीं मिला मतलब बैंक ने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया डिसऑनर हो। अगर सपोज मुझे इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं क्या करता, डिसऑनर होने पर मैं क्या करता हूँ, ऑपोजिट साइड में लिखता हूँ ना, हाँ पेमेंट साइड में। हाँ, तो अगर मेरे को बता दिया होता तो मैं यहाँ पर भी लिख देता, तो सब कट हो जाता, मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। अभी जबकि यहाँ पर उसने मेरे को कुछ बताया नहीं है तो मैं अपना पेमेंट साइड में नहीं लिख सकता हूँ ना, तो इसका मतलब मैंने सिर्फ कहाँ पर लिख के रखा है, सिर्फ डिपॉजिट में लिख के रखा है। समझा क्या?
हाँ सर, समीक्षा मैडम, मालूम पड़ा तेरे हाँ को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, बस उतना ही है। तो या तो तुम लोग दोनों तरफ लिखो, या तो दोनों तरफ लिखो ही मत, वो चॉइस तुम्हारा है। लेकिन मैं तो बोलेगा लिखो, तो तुमको एक अंदाजा आएगा, मालूम पड़ेगा कि असली जीवन में भी ऐसे होता है कि जब चेक बाउंस होएगा ना, तो तुम्हारा बैंक में दोनों तरफ दिखाई देता है, रिसीट में भी, सॉरी विड्रॉल में भी दिखता है, एंड वो तुम्हारा डिपॉजिट्स में भी दिखता है, दोनों तरफ तुमको उसका वैल्यू दिखाई देता है। ठीक है, तो वर्किंग कर दो, एंड सम फिनिश कर दो ना, इजी है। सर बोलो बोलो। सर जो भी ट्रांजैक्शन आएगा विच इज रिलेटेड टू द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, उसका एंट्री नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं बाकी आएगा। सबका आएगा? हाँ, बाकी सबका आएगा। मेरे को सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक चाहिए, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं चाहिए। अरे ठीक है। ऐसे ही सेम सम है ना, देख पिछले सम में भी था, रुक तेरे को बताता हूँ। ये देखो किधर था मन में, मैं पढ़ा वो, लेकिन मैं उसमें ज्यादा एम्फोसिस नहीं किया क्योंकि मेरे को मालूम था कि वो सिंपल था। रुको, ये नहीं, फर्स्ट सम आज के ही सम में था, किधर तो मैं पढ़ा था, एक मिनट में ढूंढता हूँ। किधर गया? नॉट रिकॉर्डेड बस कलेक्टेड क्रेडिटेड, नहीं बाद में आएगा शायद, सर नेक्स्ट वो सम में सिक्स आएगा। सम फिर से समझाओ ना। सिक्स्थ सम कौन सा वाला बोलना? हाँ कौन सा वाला? वही कैश कॉलम, कैश अरे कैश बुक का कौन सा कॉलम चाहिए रहता है हमको, वो बता मेरे को तू। ये जब मैं कैश बुक बात करता हूँ ना, बैंक कॉलम चाहिए ना, तो इसने कैश कॉलम में लिखा है, तो बैंक कॉलम में क्या लिखा है इसने? कुछ लिखा है क्या बैंक कॉलम में? नहीं। हाँ, तो बैंक कॉलम में कुछ नहीं आएगा। अरे समझा क्या तेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ 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 समझा। अरे कैश बुक का दो कॉलम रहता है ना, एक कैश कॉलम रहता है, एक बैंक कॉलम हाँ। रहता है। तो इसने कैश कॉलम में जाके लिखा है, मुझे तो बैंक कॉलम का वैल्यू चाहिए। देख रुक, वापिस तेरे को बताते हैं। देखिए मेरा कैश बुक है, ये कैश बुक में दो कॉलम है, एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है। यहाँ पर भी एक कैश कॉलम है, एक बैंक कॉलम है। तो ये भाई साहब ने ना इसके अंदर लिखा हुआ है 4250। मेरे को कौन सा कॉलम चाहिए रहता है जब भी मैं सम करता हूँ? मुझे कौन सा कॉलम चाहिए रहता है? बैंक कॉलम। हाँ, मेरे को चाहिए रहता है बैंक कॉलम। मेरे को बैंक कॉलम मांगता है, मेरे को सिर्फ ये कॉलम चाहिए, ये वाला कॉलम चाहिए। तो ये वाले कॉलम में कुछ किया हुआ है क्या, वो पूछ रहा हूँ मैं। ये वाले कॉलम में कुछ है क्या? नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। समझा क्या अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर समझा। ओके, कर दो सम खत्म। ठीक है, कर लेते हैं लास्ट सम फॉर डे, इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो ये क्या बोल रहा है? द कैश बुक ऑफ पंकज shows a credit balance, cash book credit balance 32,490। तो जरा जाते हैं सोल्यूशन में। तो कैश बुक क्रेडिट बैलेंस 32,490 ब्रैकेट में स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिस माइनस साइन, दिस विल बी प्लस प्लस माइनस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट वाला जरा ध्यान से। 3 चेक्स ऑफ रुपीज 8,200, 11,360, 16,440 were deposited into bank, but only check of rupees 11,360 was credited by bank before 30th September। बोलते हैं 30th सितंबर से पहले सिर्फ एक ही चेक क्लियर हुआ, और हम लोग 30th सितंबर का ही बना रहे। तो हम लोग ने कितना चेक्स डाला था, जरा हम लोग वो डालते हैं। 8,200 का एक चेक था, फिर उसके बाद दूसरा चेक था 11,360 का, फिर तीसरा चेक था 16,440 का। तो ये जो हमने चेक डाला था इसमें क्लियर कितना हुआ? एक ही चेक हुआ 11,360 का। तो ये क्रेडिट में से 11,360 माइनस, ये डेबिट में से 11,360 माइनस। इसका मतलब ये दो को मैं ऐड करके लिख दूंगा। समझ में आया क्या तुमको? मतलब ये वो होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ओ माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया तुमको मैं क्या कर रहा हाँ हूँ? सर। तो 3 चेक था, उसमें से एक क्लियर हो गया। जो क्लियर हो गया उसके वजह से डिफरेंस नहीं है, तो उसको काट दो। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड मतलब नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वाज 93,000। अब ये जुना हो चुका है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 93,000 यहाँ पर आएगा। थर्ड वन, बैंक चार्जेस फॉर इशू ऑफ चेक बुक, मतलब चेक बुक के लिए 250 रुपया लिया और SMS अलर्ट के लिए 750 रुपीज डेबिट कर दिया पासबुक में। तो 250 रुपया प्लस 170, दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। क्यों अलग अलग लिखना पड़ेगा? क्योंकि एक चेक बुक के लिए एंड दूसरा SMS अलर्ट के लिए, तो दोनों के लिए ऐसा अलग अलग लिखना पड़ेगा। बैंक चार्जेस फॉर, या साथ में भी लिख सकता है चेक बुक एंड SMS अलर्ट ऐड करके। डिफरेंटली लिखेगा तो भी चलेगा, एक साथ लिखेगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट फोर्थ वन,
Mr. Shreyans transferred 1,23,300 to NEFT but was wrongly debited with 12320 in our cash book. मतलब ये भाई साहब ने ना हमारे अकाउंट में पैसा डाला है 1,23,000, तो 123,200 मेरे अकाउंट में है, लेकिन मैंने गलती से लिखने का टाइम में क्या लिख दिया, एक जीरो कम कर दिया, 12,320 लिख दिया। ये कैश शेयर का गलती है, तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर कट होएगा, ये यहाँ पर कट होएगा, क्या वैल्यू बचता है इसको माइनस करके 1,10,880। नेक्स्ट रिसीट साइड ऑफ पासबुक इज अंडर कैश। देखो ये रिसीट साइड पढ़ के ना लोग डायरेक्ट कैश बुक में उड़ी मारते हैं। तो विड्रॉल करेगा ना मतलब? हाँ रुको मतलब फिर अरे रुक जा। रिसीट साइड ऑफ पासबुक मतलब वो डिपॉजिट का बात कर रहा है, तो डिपॉजिट साइड इज अंडर कास्ट, इसका मतलब जो मेरा विड्रॉवल साइड है दैट इज ओवर कास्ट। तो मेरे को ढूंढना है विच साइड इज ओवर कास्ट एंड राइट इट ऑन द सेम साइड, तो मैं विड्रॉवल में जाके लिख दूंगा। हाँ बोल मोहक, समझा गया अभी क्या हो रहा है? सर विड्रॉल में क्यों आएगा अगर रिसीट से डेबिट है सर कैश बुक का, तो विड्रॉल भी पासबुक बुक कौन सा है देख। हाँ अच्छा समझा। पासबुक का रिसीट मतलब डिपॉजिट होता है ना, तो डिपॉजिट इज अंडर कास्ट, तो विड्रॉल में लिखेगा। चलो नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक 12,500 वाज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बताओ कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे इसको? पासबुक डिपॉजिट साइड 12,500। सिंपल। बोलो एनीवन हैज एनी डाउट, डिफिकल्टी इसमें? नो सर। किसी को भी कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग है, तुमको चाहिए तो वर्किंग लिख के रखो, मेन सम तुम खुद से आराम से घर पे कर सकते हो। ठीक है, विद दिस आज का लेक्चर बस हो गया, बहुत पढ़ लिया हमने। ठीक है, वर्किंग लिख लो, और अगर तुम्हारा हो गया सर पेज नंबर क्या? पेज नंबर, अरे नेक्स्ट ही सम है, रुक जा। पेज नंबर 200, पेज नंबर 200 मतलब 199 से स्टार्ट हो रहा है, 200 में उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो तो ये वर्किंग तुम लोगों ने लिख लिया रहेगा, तो एक बार वेरीफाई कर लो, अगर नहीं लिखा है तो एक बार देख के लिख डालो। इसका सोल्यूशन तुम खुद से कर सकते हैं, इट इज सिंपल। कैसा लगा तुमको ये लेसन? पहला लेक्चर में सुनने का टाइम ऐसा थोड़ा अजीब लगता है ना, ऐसा लगता थोड़ा अजीब है, लेकिन बाद में जैसा तुम आगे आगे करते जाएगा ना, तुमको इजी लगने लगेगा। अभी लग रहा है कि नहीं इजी है ना? हाँ कंपैरेटिवली इजी है। अरे ये है ना सबसे टफेस्ट लेसन है तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड का। इसका ना अलग अलग मेथड है सिखाने का। अभी जब भी तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होएगा ना, तो देखो तुमको अलग अलग मेथड में सिखाएंगे लोग, बहुत सारा मेथड है उसमें ना, सबसे सिंपल मेथड यही है। और इसका हम लोग एक आधा ना ऐसा डिफिकल्ट सम भी ले लेते हैं, एक ही सम लेते हैं डिफिकल्ट वाला, मैं लाता हूँ तुम्हारे लिए, है मेरे पास अच्छा सम है, मतलब तुम करेगा ना तुम्हारा दिमाग एकदम खुल ही जाएगा, ऐसा लगेगा वाह मेरा हो गया सब पढ़ाई, सीए लेवल का फील आएगा। तो चलो, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं हम लोग फ्राइडे फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स का लेक्चर रहेगा, ठीक है? चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट बाय डे। सर। Bye sir, thank you. बाय सर, थैंक यू सर।